ओके स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स और उनके वैलेंसीज का, और साथ ही साथ हमने रेडिकल्स के बारे में भी समझा था कि रेडिकल्स की वैलेंसी किस प्रकार से निकालते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स को भी हमने वहां पे नोट डाउन किया था। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है तो उसका केमिकल फार्मूला हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये चीज इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है CO2 वो कहां से आता है, या हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं H2O बाय डिफॉल्ट वाटर, या मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो भी चीजें आपको बोली जाएंगी, आप इसका केमिकल फार्मूला किस प्रकार से लिखेंगे वो तरीका हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से किस किस स्टेप को हमें आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहला स्टेप आपका जो होगा स्टेप नंबर 1, उसमें जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना होगा, यानी उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स आपके हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनको यहां पर नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कि फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ गिवन कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको पहले आप फाइंड आउट करिए। सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए। स्टेप नंबर 2, सिंबलाइजेशन ऑफ, सिंबलाइज करिए, सिंबलाइज द आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स। दूसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। आपने जो एलिमेंट्स वहां पे लिखा उसकी वैलेंसी कितनी है, स्टेप नंबर 3 में हमें लिखना होगा। तो हम लिखेंगे राइट द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स। ये हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो भी वैलेंसी लिखी है एलिमेंट्स की, उनमें देखना होगा कॉमन फैक्टर क्या है। तो जो कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा उससे उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड डिवाइड द वैलेंसीज। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आपको वैलेंसीज को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से नोट डाउन करना पड़ेगा जो उसकी कटने के बाद वैलेंसी आएगी, एंड रीराइट द न्यू वैलेंसी। क्लियर है? तो ये 4 स्टेप हमारे मेन है। स्टेप नंबर 5वां क्या है, लास्ट है हमारा, क्रॉस द वैलेंसीज टू ईच अदर। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू हम किसी भी गिवन कंपाउंड्स के फार्मूले को बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ गिवन कंपाउंड। जो आपको कंपाउंड दिया गया है उनके एलिमेंट्स को आप पहले आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2, जो आपने आइडेंटिफाई किया एलिमेंट्स उसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखो। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, ठीक है। तो कार्बन को किस तरीके से सिंबल देते हैं, C से, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसको किस तरह से देते हैं, O से। तो सिंबलाइज करना है। तीसरा स्टेप हमारा कहता है कि आपने जो सिंबल लिखा, जिस एलिमेंट्स का लिखा, अब आप उसकी वैलेंसी को उसमें नोट करो। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इसको अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे में हमने वैलेंसी लिख ली। चौथा बहुत मस्ट है बेटा, क्योंकि आपने जो वैलेंसीज लिखी उनमें कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, पहले उस नंबर को निकालो और उससे उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो नई वैलेंसी आई है आप उसको लिखो। ये आपका चौथा स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। 5वां है, जब आपने न्यू वैलेंसी लिखी तो आप बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप उसका फार्मूला बन जाएगा। अब इस सारे के सारे स्टेप्स को हम एक फार्मूले के थ्रू, या फार्मूला हमने बना ही दिया, अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम लेने वाले हैं एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। तो हमने लिखा कार्बन डाई ऑक्साइड। यहां पे आप लिख सकते हो कि फाइंड द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका गिवन
कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, आइडेंटिफाई करिए दिए गए एलिमेंट्स का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हम लिख लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 2 हमें कह रहा था कि आपने जो आइडेंटिफाई एलिमेंट्स किए हुए हैं उनकी वैलेंस, उनके सिंबल को आप लिखिए। कार्बन का सिंबल C होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। स्टेप नंबर 3 पे आइए। स्टेप नंबर 3 आपका क्या कह रहा था कि जो आइडेंटिफाई एलिमेंट्स आपने लिखे सिंबलाइज फॉर्म में उनकी वैलेंसी लिखिए। तो बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। मैंने वैलेंसी का बेटा एक पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, जिसको नहीं पता है आप उसको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, या कोने पे देखिए आई बटन दिख रही हो, आप उस पर क्लिक करके भी जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैलेंसी, आज वैलेंसी की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हम कई सारे कंपाउंड्स के फार्मूले को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वैलेंसी की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, जो आ रही वैलेंसी वो लिखते चलेंगे। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा था कि दी गई वैलेंसीज में कॉमन फैक्टर निकालिए। यहाँ पे देखिए 4 और 2 है, इसका कॉमन क्या बनेगा 2। कॉमन फैक्टर होता क्या, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए 0 0। तो यहाँ पे 2 है हमारा, जिसकी वजह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नई वैलेंसी हमने लिख लिया, काटने के बाद जो नई वैलेंसी है उसको लिख लिया। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो फॉर्म बना वो इस तरीके से बनेगा, कार्बन की वैलेंसी फाइनली हो गई 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी फाइनली हो गई 1। अब स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा था, स्टेप नंबर 5 कह रहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी वैलेंसी इसके पास और इसकी वैलेंसी इसके पास। तो देखिए क्या हो जाएगा, C के पास 1 आएगा, ऑक्सीजन के पास 2 जाएगा, तो 1 का लिखा नहीं जाता है तो हो जाएगा CO2, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला भी क्या होता है CO2। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये किया। अगर आपको नहीं आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखिए, जहां कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमसे पुटअप करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। ओके, तो अब हमारा दूसरा एग्जांपल है कि फाइंड द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा था कि दिए गए कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को निकालिए। ठीक है, हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो एंड क्लोरिक, इट मींस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरिक का मतलब हो गया क्लोरीन। तो यहां पे हमारा हो जाएगा पहला हाइड्रोजन और दूसरा हो जाएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा था बेटा, स्टेप नंबर 2 कह रहा था कि जो आपके एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए उसको सिंबलाइज करिए, यानी उसका सिंबल लिखिए। तो ये भी पिछले वीडियो में हमने देखा है, हाइड्रोजन का क्या सिंबल होता है H और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl। तीसरा स्टेप क्या कह रहा था, स्टेप नंबर 3 कह रहा था दिए गए एलिमेंट्स का आप वैलेंसी लिख दीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। स्टेप नंबर 4 कह रहा था कि दिए गए जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके कॉमन फैक्टर निकालिए। तो 1 1 दोनों जगह कॉमन फैक्टर भी 1 बनेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका हमें कुछ नहीं करना है। तो फाइनली इसकी जो वैलेंसी होगी वो इस प्रकार से हम फिर से यहां लिख लेंगे हाइड्रोजन। अब स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं, और स्टेप नंबर 5 हमें कह रहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन की कर दो और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन को दे दो। तो यहाँ 1 1 दोनों जगह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो H1Cl1। अब 1 आपको पता लिखा नहीं जाता, तो फाइनली हमारा जो फार्मूला बना दैट इज HCl, और आपको भी पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl ही होता है। गॉट इट? ओके ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले स्टेप क्या था कि आपके दिए गए कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं आप सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करो और नोट करो। तो यहां पे अगर हम देखें कैल्शियम और कार्बोनेट दो हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, कैल्शियम और कार्बोनेट। ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। अब आपको पता है कैल्शियम का जो सिंबल होता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सिंबल करना था, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का CO3। अब मैंने आपको बताया था कि रेडिकल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं बेटा, अगर नहीं पता मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। पहले वाले एलिमेंट के लिए कोई रूल फॉलो नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम नॉर्मली ही, कोई रूल बिना फॉलो किए, और लास्ट सेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे वही पहले वाले की वैलेंसी होगी। तो कार्बन बता देते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4। अब यहाँ 4 आया तो कार्बन का हम यहाँ लिख लेंगे 4, क्योंकि पहले वाले में कोई रूल फॉलो नहीं होता है, मैंने आपको बताया था रेडिकल की वैलेंसी निकालते वक्त। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 2,6।
यहाँ पे रूल फॉलो होगा। अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है तो उसको हम 8 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ 6 है, 3 से ज्यादा है तो इसलिए 8 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2। तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों की वैलेंसीज को जोड़िए तो 4 प्लस -6 यानी फाइनली कितना आ गया -2। तो कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी हो गई -2, नोट करते हैं हम। तो कार्बोनेट की वैलेंसी हो गई -2, ओके। और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता था? स्टेप नंबर 4 कहता था कि कॉमन फैक्टर अगर है तो आप ले लीजिए और डिवाइड करिए। तो 2 और 2 दोनों जगह है, यहाँ पे हम साइन नहीं लिखते हैं। अब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 बन रहा है तो डिवाइड करिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो इसका हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1। तो नई वैलेंसी के साथ हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी 1, तो हो जाएगा Ca1 CO3 1। अब आपको पता है 1 रहता तो लिखा नहीं जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CaCO3, और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट यही होता है। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट हमें नोट डाउन करना है पोटेशियम नाइट्रेट का बेटा। तो पोटेशियम नाइट्रेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपका पोटेशियम है और दूसरा हमारा नाइट्रेट रेडिकल है। अब पोटेशियम का सिंबल होता है K, नाइट्रेट का होता है NO3। इसकी वैलेंसी की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 लोग हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब आपको पता है पहले वाले में कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता तो 2,5 हो गया, और दूसरे वाले में रूल फॉलो किया जाता है तो 8 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,6। यहां पर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 से घटा दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2। ये एक ऑक्सीजन की है। नाइट्रेट में कितने ऑक्सीजन है? 3, तो O3 का कितना हो जाएगी वैलेंसी -6, और एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 प्लस -6 करिए तो 5 - 6 कितना हो गया -1। तो नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। और पोटेशियम का देखो बेटा, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1, तो इसकी भी वैलेंसी 1। अब आपको पता है 1 और 1 में कॉमन फैक्टर 1 ही बनेगा, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं आगे ले जाने का, सीधे इसका क्रॉस कर दो, यानी इसकी वैलेंसी इसकी और इसकी वैलेंसी इसकी, तो हो जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, इसी में लगे हैं तो एक चीज हम देख लेते हैं, वो होता है बैरियम क्लोराइड का। और बैरियम क्लोराइड में अगर आप देखिए तो बैरियम और क्लोरीन 2 लोग इसमें मौजूद हैं, बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम और क्लोरीन, बैरियम का बेटा होता है जो वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, लेकिन इसके पहले एक स्टेप हम स्विप कर दें, और वो होगा कि इसका सिंबल Ba और Cl, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हो जाएगा BaCl2। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बैरियम ब्रोमाइड होता है बेटा। यहां पे अगर हम ब्रोमाइड कर दें, ब्रोमाइड, तो यहां पे हो जाएगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा BaBr2। ठीक, अब मैं आपको कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नाम दूंगा और उनका केमिकल फार्मूला राइट करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, आप उस पर क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 की मेन साइंस, यानी केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। आपको पता है मोस्टली 4 टाइप बताए गए हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसी में आपको 2 और पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटा ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा कल से या इसके बाद जब भी वीडियो आएगा, वो टोटल प्रैक्टिकल होगा। जितनी भी रिएक्शंस आप देखोगे मैं यहाँ रिएक्शन करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, मजा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। ओके, तो ये सारी चीजें जो आपको हमने दिया हुआ है, सारे फार्मूले आपको बनाने हैं, इन्हीं सबको आपको फॉर्म करके रखना बेटा। और मैं अपने व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे उसको पुटअप कर सकते हो। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।